नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो चाइना ने भारतीय सीमा के पास अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है S-400। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल अलग है। अतुल राणे ने कहा कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन और दुरुस्त की गई है, जो कि एक अलग ट्रेजेक्टरी का पालन करती है और उनकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की असाधारण गति और चपलता के कारण S-400 प्रणाली सहित सतह से हवा में मार करने वाली किसी भी मिसाइल के लिए इसे प्रभावी ढंग से रोकना मुश्किल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी कि DRDL अब एक उन्नत यानी कि एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर काम करना शुरू कर चुकी है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकें शामिल है। DRDL के द्वारा विकसित की जा रही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वेव रडार कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है और इसका लक्ष्य हाइपरसोनिक गति को हासिल करना है। इस हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन की मुख्य विशेषताओं में से एक रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का क्रियान्वयन है, जो कि इसे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए एंडोथर्मिक फ्यूल का उपयोग करता है। एंडोथर्मिक फ्यूल में आसपास के वातावरण से गर्मी को अवशोषित करने की एक जबरदस्त क्षमता होती है, जो उन्हें अत्यधिक तापमान की स्थिति में उपयोग के लिए एक आदर्श बनाती है। इसके अतिरिक्त DRDL हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में एक एयर ब्रीथिंग इंजन को भी शामिल कर रहा है। एयर ब्रीथिंग इंजन एक सक्रिय रूप से ठंडा किया गया स्क्रैमजेट इंजन है, जिसे हाइपरसोनिक स्पीड पर वाहन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन कंबंशन से पहले आने वाली हवा को कंप्रेस करके ये संचालित होते हैं, जिससे ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उच्च गति की जो यात्रा है वो संभव हो जाती है। DRDL का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के विकास के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को 3D प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कि इसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और जटिल संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके DRDL थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स का निर्माण कर सकता है, जो हल्के, टिकाऊ और हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान आने वाले अत्यधिक तापमान को झेलने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इटली, ब्रिटेन और जापान, जो कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहे हैं और इसके लिए एकजुट हो चुके हैं, अब उन्होंने इस प्रोग्राम में भारत को शामिल करने की बात कही है, खास करके सहयोग के हिस्से के रूप में। और साथ ही दोस्तों, ये जो देश है वो भारत को एक नए जेट इंजन तक पहुंच की भी पेशकश कर रहे हैं, जो कि भारत के 5वीं पीढ़ी के AMCA प्रोग्राम को पावर प्रदान करेगा। और इस पहल में अब भारत को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा भी चल रही है। आपको बता दें कि पिछले साल यूनाइटेड किंगडम ने अगले 5 वर्षों के भीतर टेम्पेस्ट परियोजना के पहले डेमोन्स्ट्रेटर विमान की उड़ान भरने की योजना की घोषणा की और इस योजना का लक्ष्य मौजूदा टाइफून लड़ाकू विमानों की जगह लेना है। कहा जा रहा है कि ये जो टेम्पेस्ट विमान है वो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगा और टेम्पेस्ट फाइटर जेट में इंटरकनेक्टेड ड्रोन भी लगे होंगे। टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए इंजन विकसित करने के लिए जेट इंजन निर्माता रॉल्स रॉयस भी विशेष रूप से भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए एक नया इंजन विकसित करने की पेशकश कर रही है और साथ ही वो भारत को इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने को भी तैयार है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारत को कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। कहा यह जा रहा है कि भारत के द्वारा टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए सॉफ्टवेयर के विकास में योगदान देने की संभावना है, लेकिन भारत अपना AMCA प्रोग्राम को तैयार करेगा और किसी भी तरीके से अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला। और भारत की इस प्रोग्राम में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है और हो सकता है कि भारत केवल सॉफ्टवेयर क्षेत्र में योगदान कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत चंडीगढ़ में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय नौसेना की अटैक पनडुब्बियों के लिए पेरिस्कोप की सफलतापूर्वक मरम्मत और उसका नवीनीकरण किया है। ये पहली बार है कि इन पनडुब्बियों के पेरिस्कोपों को स्वदेशी मरम्मत और अपग्रेडेशन किया गया है। दोस्तों, पेरिस्कोप जटिल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण होता है जो पनडुब्बी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे चालक दल को समुद्र की सतह को दृश्य रूप में स्कैन करने में सक्षम बनाते हैं, जबकि पनडुब्बी नीचे पानी में डूबी रहती है, जिससे पता लगाने का जोखिम कम हो जाता है। पनडुब्बियां विभिन्न प्रकार के पेरिस्कोप से लैस होती हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार उठाया या पीछे हटाया जा सकता है। दरअसल इस परियोजना को पूरा करने में CISO को यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पूरे 1.5 साल लग गए और उनके द्वारा रिफर्बिश किए गए पेरिस्कोप का वर्तमान में पनडुब्बी पर परीक्षण चल रहा है। दरअसल पेरिस्कोप की सफल मरम्मत और उसका नवीनीकरण देश की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी दर्शाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दोस्तों भारत में लगातार हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं और सीमा हैदर को देख करके तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। लेकिन कुछ खबरें ये भी आई है कि सीमा हैदर एक पहला मामला नहीं है जो कि नेपाल के जरिए भारत पहुंची है। इससे पहले भी दोस्तों इकारा नाम की लड़की लूडो खेलते हुए भारतीय लड़के के साथ उसने शादी करी और मामला बिल्कुल वैसे ही था जैसे सीमा हैदर ने किया। ये भी दुबई होते हुए नेपाल और नेपाल से भारत पहुंची और दोनों ने शादी भी कर ली और बेंगलुरु में रहने लग गए। लड़के का नाम मुलायम सिंह बताया गया। हालांकि दोस्तों इकारा के मामले में भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसे पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया ताकि इसके परिवार के पास इसे भेजा जाए। वहीं सीमा हैदर तरह तरह के बयान दे रही है और एक विक्टिम कार्ड खेल रही है ताकि उसे वापस पाकिस्तान ना भेजा जा सके। दोस्तों ये बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि अगर इस लड़की को वापस ना भेजा जाए इसके 4 बच्चों के साथ, तो हमारी जो बीएसएफ पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगी हुई है, इधर नेपाल के साथ जो हमारे एसएसबी के जवान तैनात है, जिन पर सुरक्षा पर इतना खर्चा किया जाता है, ऐसे तो ये लोग प्यार व्यार के चक्कर में भारत में घुसते रहेंगे और ना जाने कल को कई एजेंट सामने आ सकते हैं जो ऐसा ही हो सकते हैं। बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है। सबक सिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है। और ये लड़की जो सीमा हैदर है वो लगातार बयान दे रही है कि वो भारत से नहीं जाएगी। दोस्तों इसके पास अवैध तरीके से 5 सिम कार्ड बरामद किए गए और ये लड़की बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोल लेती है। एक तरफ तो ये दिखता है कि ये पूरी तरीके से एक ट्रेंड एजेंट लगती है। और दोस्तों इसका जो भाई है वो पाकिस्तानी सेना में काम कर रहा है। पाकिस्तान का विश्वास दोस्तों हम पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार को इमोशनल नहीं होना है और आप सबको मैंने बोला है कि एक खुला पत्र आप योगी सरकार को लिख सकते हो, भारत सरकार को लिख सकते हो, रक्षा मंत्रालय को लिख सकते हो कि भैया इस लड़की को वापस भेजा जाए जो कि इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुस गई है, और एक स्ट्रांग मैसेज दुनिया के सामने रख देना चाहिए। इकारा के मामले में तो तुरंत एक्शन लेकर के उसे वापस भेज दिया गया और सीमा हैदर के मामले में लगातार मीडिया इसकी कवरेज कर रही है और इसको लाइमलाइट पे लाने की कोशिश कर रही है। एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, 4 बच्चों के होने के बाद ये अपने पति की सगी नहीं हुई तो वो इस लड़के के साथ प्यार कैसे कर सकती है? ये भी अपने आप में एक वो इशारा है जो अब भारत सरकार को भी समझना चाहिए। इसे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए वापस इसे भेज देना चाहिए। चाहे वहाँ के लोग कुछ भी बोल रहे हो कि इसको परेशान किया जाएगा, यहाँ पर इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। आपने अभिनंदन के मामले में देखा होगा किस तरीके से पूरी प्रक्रिया के साथ पाकिस्तान ने उन्हें भारत भेजा। ऐसे ही दोस्तों इस सीमा को भी वापस भेज देना चाहिए और इसके लिए बाकायदा जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैंने आपसे कहा भी है, आप सीधे जा करके लिखित रूप में पत्र दे सकते हैं, कोर्ट को भी दे सकते हैं, सरकार को भी भेज सकते हो और जो भी सुरक्षा एजेंसी है उन्हें भी भेज सकते हो। और ये सवाल हमारी सुरक्षा पर खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की सशस्त्र सेनाएं अब सबसे महत्वपूर्ण पुनर्गठन के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें कि पहले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को उन्नत चरणों में शुरू किए जाने की तैयारी है। वहीं कुछ खबरें आ रही हैं कि जयपुर का हेडक्वार्टर दक्षिणी पश्चिमी कमांड की पहली थिएटर कमांड होगी। इसके बाद लखनऊ में स्थित उत्तरी थिएटर कमांड होगी और इनकी आधिकारिक घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर किए जाने की उम्मीद है। दरअसल साउथ वेस्टर्न कमांड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अवधारणा के लिए एक टेस्ट बेड के रूप में काम करेगी और लखनऊ स्थित जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है वो अगली पंक्ति होगी, जिसके बाद मैरीटाइम थिएटर कमांड होगी, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कारावार कर्नाटक में होगा। मैरीटाइम थिएटर कमांड तटीय और समुद्री संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। ये थिएटर कमांड वन बॉर्डर वन फोर्स की अवधारणा के अनुरूप तैयार की जा रही है। वेस्टर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पाकिस्तान से संबंधित रक्षा और सुरक्षा मामलों की जिम्मेदारी संभालेगा और लखनऊ जो कि वर्तमान में भारतीय सेना के मध्य कमान के मुख्यालय के रूप में कार्यरत है, वो उत्तरी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय बनने जा रहा है, जो कि चीन के साथ पूरी उत्तरी सीमा की निगरानी करेगा। और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की स्थापना से सेना, नौसेना और वायुसेना को शामिल करते हुए पूरे युद्ध तंत्र को पुनर्गठित किया जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड रोल आउट की तैयारी आगे बढ़ रही है, इससे भारतीय सशस्त्र सेनाएं रणनीतिक संगठन के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जो कि उभरती हुई चुनौतियों से निपटने और देश के हितों की रक्षा करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एक निजी विमानन कंपनी के स्वामित्व वाले एक विमान में लैंडिंग गियर में गड़बड़ी होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे पर उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में कोई यात्री सवार नहीं था और दोनों पायलट सुरक्षित हैं। एचएएल ने कहा कि विमान नाक के पहिए के साथ पूरी तरीके से नीचे नहीं उतरा। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद विमान का नोज लैंडिंग गियर वापस नहीं लाया जा सका। विस्तृत जांच और अध्ययन से पता चला कि नाक का पहिया पूरी तरीके से नीचे नहीं था। हालांकि रनवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और निष्क्रिय हो चुके विमान को ठीक करने का काम जारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें कि कम से कम पाकिस्तान के 9 सैनिक मारे जाने की खबर आई है। वहीं पाकिस्तानी सेना कह रही है अभी तक 4 सैनिक मारे जा चुके हैं उनके और 5 की हालत बहुत गंभीर है। कहा जा रहा है कि 5 आतंकियों ने बलूचिस्तान के झोप में सैन्य ठिकाने पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश की और दोनों पक्षों की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि अभी 2 आतंकियों ने सैन्य ठिकानों के अंदर मोर्चा संभाल रखा है।
इन आतंकियों को मारने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 9 सैनिक पाकिस्तान के मारे जा चुके हैं और कम से कम 15 बुरी तरीके से घायल है। वहीं टीजेपी के प्रवक्ता मुल्ला कासिम ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका है। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया गया है, जिसे हम कुछ वजहों से नहीं दिखा सकते, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों तरफ से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि यह सैन्य अभियान जारी है और 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।